पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त नायब सिंह सैनी पार्ट 1 सरकार के अंदर मीडिया सेक्रेटरी रहे प्रवीण अत्रे, जो चुनावों के दौरान अगर कहा जाए प्रमुख भूमिका में रहे मीडिया के संचालन और समन्वय के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बातचीत करेंगे। अत्रे जी, स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद धरनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और पंजाब केसरी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। प्रवीण जी, जिस प्रकार से बीजेपी ने अपने दम पर इस बार 48 सीटें ली, इसको देखते हुए प्रधानमंत्री जो है खुद आ रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह में। 17 तारीख का कार्यक्रम है और कौन कौन सी हस्तियां आने जा रही हैं और ये कार्यक्रम कहाँ रखा गया है? देखिए, ये कार्यक्रम पंचकुला दशहरा ग्राउंड के अंदर है। 17 तारीख को सुबह 10 बजे का माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्य अतिथि के रूप में इस शपथ ग्रहण समारोह में रहेंगे और हमारे केंद्रीय मंत्री रहेंगे, माननीय मनोहर लाल जी रहेंगे और अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री इस शपथ ग्रहण समारोह में आएंगे। हरियाणा के लाखों लोग आएंगे नायब सिंह सैनी जी को अपना आशीर्वाद देने के लिए। प्रवीण जी, अगर जिक्र किया जाए, देश में अधिकांश सरकारें वो जो भी होती हैं, जब चुनाव में जाती हैं तो वो चीफ मिनिस्टर का चेहरा डिक्लेयर करने से गुरेज करती हैं, लेकिन हरियाणा के अंदर अगर देखा जाए तो नायब सिंह सैनी के चेहरे पर चुनाव लड़े गए और रिजल्ट भी सकारात्मक रहे। हाँ, देखिए, 2019 के अंदर मनोहर जी के चेहरे पे लड़ा गया था, सरकार हमारी बनी। 2024 के अंदर नायब सिंह सैनी जी को सामने रख के चुनाव लड़ा गया, तो आप देख रहे हैं पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। क्योंकि 10 साल में 2014 से लेके 2024 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा का जो विकास किया, 2014 से पहले की जो व्यवस्था थी, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार, 2014 में मनोहर जी ने मुख्यमंत्री पद ग्रहण करते इस व्यवस्था पे चोट की। इस व्यवस्था को पूरी तरह से बदला, हरियाणा के लोगों को एक पारदर्शी सरकार दी, सरकार को गरीब शोषित वंचित समाज के दरवाजे तक पहुंचाया। विशेष तौर पे हम बात करें युवाओं की नौकरी की, 2014 के बाद जिस तरह से बिना पर्ची बिना खर्ची योग्यता के आधार पर युवाओं को नौकरी देने का काम किया। 2014 से पहले की व्यवस्था आपको ध्यान होगी धरनी जी, नौकरियों की बंदरबाट होती थी, बिना पर्ची बिना खर्ची किसी को नौकरी नहीं मिलती थी। जो सत्ता के चहेते होते थे, सत्ता के नज़दीक होते थे, वही नौकरी प्राप्त कर सकते थे। इस तरह के हालात थे। तो कांग्रेस ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा, शैलजा या उदय भान के नाम पर चुनाव लड़ने में गुरेज क्यों की, आपको क्या लगता है? वो स्पष्ट था कि कांग्रेस के अंदर जिस तरह की गुटबाजी है, जिस तरह की सिर्फ टोवल है, कांग्रेस के नेताओं की दाल जुतियों में बंटती है। मुझे लगता है कि ऐसे हालात के अंदर कोई भी राजनीतिक दल जिसके नेताओं की दाल इस तरह से जुतियों में बंटती हो, सिर्फ टोवल हो, वो कैसे किसी एक के ऊपर सहमत हो सकते हैं। कांग्रेस की जो स्थिति हरियाणा प्रदेश के अंदर है, मैं तो पहले भी कहता था, चुनाव से पहले कहता था कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाएगी और 2024 के बाद हरियाणा से कांग्रेस खत्म हो जाएगी। आप देखिएगा, अब हरियाणा में कांग्रेस का नाम लेने वाला नहीं होगा कोई। ईवीएम को लेकर कांग्रेस बहुत आक्रामक है, चाहे राष्ट्रीय नेता हो इनके या प्रदेश के नेता हो, सभी कह रहे हैं कि ईवीएम में आप लोगों ने, बीजेपी ने यानी कि बहुत गड़बड़ घोटाला कर दिया, सब फ्रीज कर रख दिया, सीज कर रख दिया। कांग्रेस ये जो झूठ बोल रही है, ये बड़े योजनागत तरीके से बोल रही है। क्योंकि जिस तरह से हरियाणा के अंदर कांग्रेस को बड़ी हार मिली और राहुल गांधी जी लगातार हरियाणा में कांग्रेस के प्रचार में आए हैं, स्वाभाविक है अगर हार मिली है तो उसका जो ठीकरा है वो राहुल गांधी के सिर पे फूटना चाहिए। राहुल गांधी को उसका श्रेय लेना चाहिए कि मेरी वजह से हार हुई है। लेकिन राहुल गांधी के सिर पे ठीकरा हार का ना फूटे तो कांग्रेस ने योजनागत तरीके से एक बहाना, ये जो कांग्रेस का चिरपरिचित बहाना है, वो निकाल लिया। आपको ध्यान होगा, जब तेलंगाना में कांग्रेस जीती थी तब तो ईवीएम ठीक थी, कर्नाटका में कांग्रेस जीती तो ईवीएम ठीक थी, हिमाचल में कांग्रेस जीती तो भी ईवीएम ठीक थी। लेकिन जब कांग्रेस की हार होती है, कांग्रेस तुरंत जो है ये ईवीएम वाला कार्ड निकाल लेती है। और इसके पीछे कारण केवल एक है कि कांग्रेस राहुल गांधी को उस हार की कारण बनाने से बचने की कोशिश करती है। हार का ठीकरा राहुल गांधी के सर ना फूटे, इससे बचने के लिए कांग्रेस इस तरह के बहाने तैयार करती है। वरना अगर आपने देखा होगा, कांग्रेस के खुद के नेता मीडिया में आके स्पष्ट तौर पे बता रहे हैं कि कांग्रेस क्यों हारी। अम्बाला कैंट के उम्मीदवार बता रहे हैं कि हुड्डा साहब के कारण हमें हारा, कोई कहता है जी कि गुटबाजी की वजह से मैं हारा, कोई कहता है जी कि फलां नेता ने बयान ऐसा दे दिया जिस वजह से मैं हारा। तो जब कांग्रेस के उम्मीदवार अलग अलग कारण बता रहे हैं हार के, लेकिन इनकी पार्टी नेतृत्व जो है वो ईवीएम चिल्ला रही है, क्योंकि उनको लगता है कि ईवीएम के सिर पर ठीकरा फोड़ने से राहुल गांधी बच जाएंगे। कांग्रेस में जब टिकटों का आवंटन हुआ, 90 में से 72 टिकटें कहा जा रहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दबदबे पर मिली और 31 टिकटें जो हैं उनमें से दीपेंद्र हुड्डा की टीम को मिली। उसके बावजूद जो चुनाव परिणाम आए, कांग्रेस को सुखद नहीं लगे। देखिए, स्वाभाविक है, हालांकि ये कांग्रेस के नेताओं की जुबानी है कि वो बता रहे हैं कि जी 72 टिकटें हुड्डा के कहने से मिली, इतनी टिकटें दीपेंद्र के कहने से मिली, ये कांग्रेस के अपने लोग बता रहे हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी स्पष्ट है धरनी जी,
2014 से पहले का कांग्रेस का कार्यकाल और 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल, लोगों ने इसकी तुलना की। लोगों ने तुलना में ये पाया कि जिस तरह की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश में दी और कांग्रेस के समय का जो समय था, उसको हरियाणा के लोग हरियाणा के इतिहास का काला अध्याय मानते हैं। कांग्रेस के समय में जिस तरह से दलित भाइयों पे अत्याचार हुए, मिर्चपुर गोहाना कांड, इस तरह के कांड हुए, जिस तरह से कांग्रेस के समय के अंदर भ्रष्टाचार जो है वो पूरे प्रदेश में व्याप्त था, नौकरियों की बंदरबांट होती थी, किसान की फसल को खरीदा नहीं जाता था, किसान 15-15 दिन मंडियों में पड़ा रहता था फसल लेके, और फसल अगर बिक भी गई तो उसका पैसा 4-4 महीने नहीं मिलता था। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, 72 घंटे में किसान की फसल का पैसा सीधा किसान के खाते में भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया। अगर किसी टेक्निकल कारण से पैसा लेट हुआ तो 9% ब्याज मिलेगा, ये भारतीय जनता पार्टी ने सुनिश्चित किया। योग्यता के आधार पर पारदर्शी तरीके से नौकरियां दी। किसान की खेती को जोखिम फ्री करने के लिए 50 से ज़्यादा योजनाएं हरियाणा प्रदेश के अंदर चलाई। किसान के 14 फसलें एमएसपी पे हरियाणा सरकार ने खरीदनी शुरू की, जो बाद में नायब जी ने 24 फसलें कर दी। और नायब सिंह सैनी जी ने जब बतौर मुख्यमंत्री शपथ ली और उन्होंने उस वक्त जो घोषणाएं की, उनको तुरंत जमीन पे उतारा। चाहे 500 रुपये गैस सिलेंडर की बात हो, जिस तरह से नायब सिंह सैनी जी ने किसान भाइयों के खाते में 2000 रुपये प्रति एकड़ बोनस, क्योंकि बारिश औसत से कम हुई, ये ट्रांसफर किया। तो नायब सिंह सैनी जी ने 56 दिन के अपने कार्यकाल में 126 के करीब हरियाणा के हित के अंदर जो निर्णय लिए, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 साल के अंदर जो चहुमुखी विकास किया, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हरियाणा को एक बहुत तेजी से विकास पे बढ़ाया। आज हरियाणा का कोई जिला ऐसा नहीं है जो नेशनल हाईवे से टच नहीं करता। कई जिले ऐसे हैं जहां 5-5 नेशनल हाईवे टच करते हैं। जो ये काम हरियाणा प्रदेश में हुए, आर्थिक क्षेत्र के अंदर हरियाणा की प्रगति हुई। पर कैपिटा इनकम 1,37,000 से बढ़ के 3.25 लाख हो गई। जीएसडीपी हमारी 3.25 लाख करोड़ से बढ़ के लगभग 11 लाख करोड़ रुपए हो गई। हमारा एक्सपोर्ट जो है वो 2014 के मुकाबले 5 गुना हो गया। तो ये जो सब काम हुए, उसका नतीजा ये हुआ कि हरियाणा की जनता ने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का मौका दिया। 2024 के चुनावों में 2 विधायक बनाने के बावजूद इनेलो का जो सिंबल है उस पर तलवार लटक गई है, वो अब चुनाव आयोग कुछ भी कार्रवाई कर सकता है। देखिए, वो तो चुनाव आयोग का एक नियम है कि किसी भी पार्टी को अगर क्षेत्रीय दल रहना है तो उसको कितने वोट लेना जरूरी है, वो सारे एक नियम बने हुए हैं। और अगर कोई भी पार्टी उन नियमों के तहत अपना प्रदर्शन नहीं कर पाती तो स्वाभाविक है कि उसके हिसाब से चुनाव आयोग अपनी कार्रवाई करता है। मुझे लगता है कि ये विषय तो इंडियन नेशनल लोकदल को देखना चाहिए कि उनकी परफॉर्मेंस क्यों वीक रही, क्या वजह हुई, इस तरह की परिस्थितियाँ पैदा हुई। भी हाशिए पर आ गई, वो तो आपने चुनाव नतीजों में देख ही लिया है। और जेजेपी के साथ तो ये हालात बने कि 1% वोट नहीं मिला। उनका वोट इस विधानसभा चुनाव में 1% से भी कम है। आम आदमी पार्टी के हालात देख लीजिए, एक भी उम्मीदवार की जमानत नहीं बची। तो ये सब हरियाणा की जनता ने बताया कि जो लोग जात पात की राजनीति करेंगे, जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे, उन लोगों को जनता पसंद नहीं करती। ये इस चुनाव परिणाम से जनता ने बता दिया। प्रवीण जी, बतौर मीडिया सेक्रेटरी आपने कई वायदे किए और निभाए भी। मतलब अगर आपने उन दिनों 10 बातें की तो 10 में 8-9 तो पूरी हुई, 1-2 पेंडिंग रह गई, चुनाव आचार संहिता लग गई और आपका वायदा था कि अगर सरकार बीजेपी की आती है तो इसे तुरंत पूरा कराया जाएगा। मेरा सीधा संबंध एक ही सवाल से आज कि मीडिया के लिए जो हेल्थ इंश्योरेंस सरकार की तरफ से फ्री सुविधा, वो क्या सिरे चढ़ेगी? देखिए, ऐसा है धरनी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मीडिया के बंधुओं के लिए जो काम किए इससे पहले किसी सरकार ने नहीं किए। चाहे मीडिया के मित्रों को पेंशन देने की बात हो, आज हरियाणा वो प्रदेश है जो देश के अंदर मीडिया के बंधुओं को सर्वाधिक पेंशन देता है। और मुझे जहाँ तक जानकारी है शायद एकमात्र प्रदेश है। अगर कोई एक दूसरा प्रदेश हुआ तो खैर मुझे जानकारी नहीं है। दूसरा, मीडिया के बंधुओं की एक मांग थी जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं, वो है कैशलेस वाली। हालांकि इसके ऊपर तुरंत सरकार ने काम करना शुरू किया और काफ़ी हद तक हम अपना जो होमवर्क हम पूरा कर चुके थे, लेकिन आचार संहिता लग गई जिस वजह से इसको लागू नहीं कर पाए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने, जब आप लोगों की डिमांड थी कि अगर किसी में, क्योंकि एक पहले इस तरह का एक प्रावधान था कि अगर किसी मीडिया बंधु के ऊपर कोई एफआईआर दर्ज हो जाती है तो उसकी सुविधाएं बंद हो जाएंगी, तो आपकी ये मांग मानते हुए नायब सिंह सैनी जी ने इस प्रोविज़न को ख़त्म कर दिया था। तो उस वक्त भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मीडिया के साथियों को हर वो सुविधा हरियाणा के अंदर हरियाणा सरकार देने के लिए प्रतिबद्ध है जिससे कि वो अपना काम अच्छे ढंग से और बेहतर से कर सकें। तो ये जो कैशलेस वाली बात आपने कही है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसको भी तुरंत लागू करेंगे।
प्रवीण जी, मेरा आखिरी सवाल, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, निसंदेह मीडिया पूरा जगत ही आएगा यहाँ पे, तो जो मीडिया के लिए कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, क्योंकि ये आपसे संबंधित सवाल है, तो उसके लिए क्या व्यवस्था रहेगी? लोक संपर्क विभाग सारी व्यवस्था करेगा या संगठन करेगा? नहीं, इसमें देखिए बाकायदा संगठन की तरफ से भी जिम्मेवारियां दी गई हैं कि मीडिया के बंधुओं को इस तरह की कोई दिक्कत ना हो, प्रोग्राम को कवर करने के लिए, कवरेज के लिए बाकायदा मीडिया बंधुओं के लिए अलग से ब्लॉक बनाए हुए हैं, उनके लिए बेहतरीन बैठने की व्यवस्था, उनके लिए जलपान की व्यवस्था अच्छी तरह से हो, किसी तरह की परेशानी उन्हें ना हो। मुख्य सवाल ये है कि यहाँ एंट्री, क्योंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हो तो सुरक्षा व्यवस्था करना पुलिस का काम है निसंदेह, लेकिन पत्रकारों को कई बार परेशान भी किया जाता है। हमारा प्रयास ये रहेगा कि पत्रकार साथियों को किस तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए भी हमने एक व्यवस्था बनाई है और उस व्यवस्था के तहत मीडिया के साथियों की एंट्री होगी जिससे कि उनको कोई दिक्कत ना आए। ये सारी व्यवस्था हम बना रहे हैं, मीडिया के साथियों को कोई परेशानी नहीं होने देंगे। धन्यवाद। तो देखिए, प्रधानमंत्री के 17 अक्टूबर को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में आगमन पर पत्रकारों को कोई दिक्कत ना आए, परेशानी ना आए, इसकी तरफ प्रवीण अत्री जी का विशेष फोकस रहेगा, विशेष ध्यान रहेगा। और संगठन जो है बीजेपी का, वो भी इस पर पूरा काम कर रहा है। जहां तक ईवीएम मशीनों को लेकर कांग्रेस के आरोपों की बात है, प्रवीण अत्री ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब कांग्रेस के जो हारे हुए कैंडिडेट हैं वही बता रहे हैं कि वो क्यों हारे, जैसा कि अंबाला का इन्होंने एग्जाम्पल दिया, जगाधरी का इशारों में एग्जाम्पल दिया, ये सब चीज़ें कांग्रेस की अपनी कार्यप्रणाली की तरफ संकेत करती हैं, ऐसा प्रवीण अत्री का कहना है। और इनका कहना है कि नायब सिंह सैनी जो कहते हैं वो करते हैं, तथा पत्रकारों के लिए जो कैशलेस हेल्थ सुविधा वो बहुत जल्दी मिलेगी, क्योंकि ये पुराने वादों में से एक है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, पंचकुला। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।